चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोने के बढ़ते हुए दामों के साथ, जो हर रोज इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भारत में पहली बार सोने का भाव 76,000 रुपए के पार निकल गया और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में उछाल लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, उनसे ही जानते हैं इस खबर पर पूरा अपडेट। तो मनीषा जी, लगातार तेज रफ्तार में है सोना, सुनहरे शिखर पर पहुंच गया है, क्या है पूरा अपडेट? सोने में जोरदार तेजी जारी है और $2660 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। सिर्फ डॉलर टर्म्स में ही नहीं, रुपए में यहाँ पर 75-76 हज़ार के स्तर निकले और डॉलर टर्म्स और रुपए में ही नहीं, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो, इन सभी करेंसीज में सोने ने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनाए हैं। तीन चीज़ें जिसका फ़ायदा सोना उठाता हुआ नजर आया। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरा डॉलर इंडेक्स 14 महीने के लोज पर है, यूएस का डेटा कमज़ोर आया है, तीसरा यूएस फेड ने जो रेट कटौती करी है और आगे लगातार कर सकता है, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर सोने में है। और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए, चाहे वो मॉर्गेज को रीफाइनेंस करना था, रिजर्व रेपो रेशियो में यहाँ पर कमी करना था ताकि ज़्यादा बाजार में लिक्विडिटी आए, उसका भी फ़ायदा हमने यहाँ पर सोने को इन सम सेंस होते हुए देखा। अब आगे जाके बाजार का मानना है कि भारत और चीन यानी कि एशियन मार्केट्स में इस ऑल टाइम हाई में बहुत ज़्यादा रिटेल खरीदारी नहीं है। भारत में तो $20 से $25 प्रति आउंस सस्ता यहाँ पर अब सोना बिक रहा है। तो क्लियरली एशिया में खरीदारी आने के लिए थोड़ी सी करेक्शन का बाजार को इंतजार है, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, माना जा रहा है कि 2700, अगले साल में $3000 प्रति आउंस तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में देखने को मिल पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी करेक्शंस यहाँ पर खरीदारों को वापस बाजार में लेती आएंगी, ऐसा भी मानना है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। सितंबर एक्सपायरी से पहले बाजार की रिकॉर्ड तेजी बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 256 पॉइंट चढ़कर 85,170 पर और निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 26,004 पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं अब कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी? अगर सबसे पहले बात करी जाए निफ्टी 50 की, तो गेनर की लिस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं कौन से पॉकेट्स में हमें तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमें देखने को मिल सकता है 4% की तेजी के साथ। एट द सेम टाइम एक्सिस बैंक में हमें करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी और ग्रासिम इंडस्ट्री आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर रहे। अगर बात करी जाए इस टाइम पे लूजिंग पॉकेट की, तो सबसे पहले नाम आता है एलटीआई माइंडट्री का, जहाँ पे करीबन 4% की कमजोरी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 2%, टाटा कंज्यूमर करीबन 2% और टाटा मोटर्स, यानी कि हम देखें तो ज्यादा नाम यहाँ पे टाटा की लिस्ट में जहाँ पे हमें कमजोरी एक देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात इस टाइम पे करी जाए मिड कैप 100 की, तो वहाँ पे जी एंटरप्राइजेस में करीबन 5% का हमें एक्शन देखने को मिला है। टाटा कम्युनिकेशन करीबन 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% और एल्केम लेबोरेटरीज में भी हमें करीबन 3% का एक एक्शन देखने को मिला था अपसाइड मूवमेंट में आज के बाजार में। और लूजिंग साइड में हम देखें तो पीएनबी फिनटेक 6.5%, मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, ओरेकल फाइनेंशियल में हमें करीबन 4% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 3% की कमजोरी आज देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। हुंडई मोटर्स के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। हुंडई मोटर्स का आईपीओ देश का सबसे बड़ा इशू होगा। इससे पहले 2022 में एलआईसी का आईपीओ सबसे बड़ा था। हुंडई मोटर इंडिया दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स की सब्सिडरी है। कंपनी को भारत में 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हुंडई मोटर्स इंडिया $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन करीब 18 से $20 अरब तक रहने वाला है। कंपनी का आईपीओ अक्टूबर में आ सकता है। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं दीपाली राणा, उन्हीं से हम जानते हैं इस पर पूरी जानकारी। तो दीपाली, हुंडई मोटर्स का आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है और इसकी तुलना मारुति से भी हो रही है। हुंडई के आईपीओ को लेकर काफी यूफोरिया मार्केट में रहने वाला है। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो इसका साइज 25,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है, और ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति का आईपीओ 2003 में आया था और 21 साल बाद इतना बड़ा आईपीओ आएगा। दूसरी तरफ आपने शुरुआत में कहा था कि हुंडई ने शुरुआत की थी सेंट्रो के साथ,
टाइम रहते Hyundai ने स्ट्रैटेजी बदली, सेंट्रो की जगह अब Hyundai जानी जाती है अपने मिड साइज प्रीमियम एसयूवी क्रेटा के लिए और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में पीवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन्स कंपनी प्ले करती है। अब अगर हम फाइनेंशियल पिक्चर की बात करें तो शुरुआत करते हैं मारुति के साथ। अगर आप 9 मंथ FY24 का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो Hyundai ने रिपोर्ट की थी इन 9 महीने के दौरान वो लगभग 4,383 करोड़ के आसपास रही थी। वहीं अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही वो 9,331 करोड़ की रही है। इसके अलावा अगर रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज में Hyundai स्टैंड करती है 52,158 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया था कंपनी ने, वहीं मारुति ने 98,240 करोड़ का। एबिटा पिक्चर देखेंगे तो 6,610 करोड़ के एबिटा Hyundai ने रिपोर्ट किया, वहीं मारुति का जो नंबर रहा वो 11,675 करोड़ का रहा। मार्जिन्स आप देखिए, सिर्फ मारुति ही नहीं, अगर आप बाकी पेयर्स से भी कंपेयर करेंगे तो भी हाईएस्ट मार्जिन्स Hyundai रिपोर्ट करती है 12.6% के आसपास के। अब आप देखिए मार्केट शेयर, FY24 के नंबर्स है, मार्केट शेयर Hyundai का 14.6%, मारुति का 41.7%। अगर टोटल वॉल्यूम्स देखेंगे जो बेची हैं दोनों ही कंपनियों ने तो Hyundai ने 6.14 लाख यूनिट सेल की है FY24 में, वहीं मारुति ने 17.59 लाख यूनिट सेल की हैं। साथ ही अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में तो 10 मॉडल हैं Hyundai के पोर्टफोलियो में, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में 17 मॉडल है। ऑल्दो Hyundai के ये जो 10 मॉडल हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो एसयूवी से आता है, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कार सेगमेंट है या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज हैं वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना देती हैं। प्राइसिंग देखेंगे तो Hyundai की गाड़ियों की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 46 लाख तक जाती है, यानी i10 से शुरू होकर आपको यहाँ पर Hyundai Tucson मिलती है और साथ ही साथ अब जो नई ईवी आई है आयोनिक वो 46 लाख रुपीस के रेंज में मिलती है। वहीं मारुति की गाड़ियां वैगन आर से 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर इनविक्टो तक जाती है जो कि 29 लाख रुपए तक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल रेवेन्यूज दोनों कंपनीज रिपोर्ट करती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन एसयूवीज का कितना है, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग सेगमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। तो Hyundai का 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एसयूवीज की तरफ से आता है रेवेन्यूज में, वहीं जो मारुति का कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी Hyundai के काफी अग्रेसिव प्लान्स है। जब से इंडिया में आई है तब से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और आगे भी ओवर नेक्स्ट डेकेड यानी 10 सालों में $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। अगले साल पहली मेड इन इंडिया ईवी गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं और इसीलिए Hyundai के आईपीओ को लेकर काफी यूफोरिया आगे भी एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दीपाली इस पूरे एनालिसिस के लिए। और अब एक और अपडेट आपको बता दें, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के आईपीओ को भी रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है। कंपनी $15 बिलियन की वैल्यूएशन पर इशू के जरिए $1.2 बिलियन तक जुटाएगी। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फ्रेश इशू से 3750 करोड़ जुटाएगी, वहीं ओएफएस के जरिए जो पूरा साइज है वो 6,664 करोड़ का होगा। बता दें कंपनी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि मीडियम पीरियड में भारत सबसे तेज दौड़ने वाली इकॉनमी होगी। भारत पर गोल्डमैन सैक्स की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट को लेकर हाजिर हैं होर्मुज फटाकिया। तो होर्मुज, आपसे जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है? गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत बुलिश रिपोर्ट आई है इनकी इंडिया स्ट्रैटेजी नोट के मुताबिक, जब उन्होंने लिखा है कि भारत जो है जो अब भी इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो मध्यम अवधि में भी ये बनी रहेगी, सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी ये बनी रहेगी भारत की जो है। और उन्होंने ये कहा है कि जो 15% की जो मुनाफे की ग्रोथ की जो दर है, अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 2030 तक बनी रहेगी, ये गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और इस हिसाब से उनके हिसाब से जो सेक्टर्स जिनमें उछाल संभव है, जिनके मुनाफे में उछाल की संभावना है, उनमें ऑटो है, रियल एस्टेट है, इंडस्ट्रियल्स है। और ऑटो, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी चल चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। और एक ऐसा सेक्टर है जो नहीं चला है, वो है केमिकल्स। उसका भी नाम गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इस लिस्ट में शुमार किया है। और उनके मुताबिक जो है कंज्यूमर सिक्लिकल्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ संभव है। और ग्रोथ लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि पावर और न्यू एनर्जी जो स्टॉक्स है उनमें ग्रोथ लीडरशिप का जो ट्रेंड है वो बना रह सकता है। और उस लिहाज से उन्होंने अपने 20 ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जिन पर उनकी खरीदारी की राय है। उनमें उन्होंने कहा है कि लार्ज कैप्स में जो निफ्टी के दिग्गज नाम हैं उनमें जो नाम शुमार है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, L&T, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स। ये लार्ज कैप लिस्ट का हिस्सा है।
जो मिड कैप नाम गोल्डमैन सैक्स ने अपनी लिस्ट में बताया है उसमें इंटरग्लोब एविएशन है, ऊनो मिंडा, हैवल्स और पॉलीकैप जो वायर्स एंड केबल्स के कारोबार में है, दोनों के नाम इस लिस्ट में है। हिटाची एनर्जी, एस्ट्रल, अशोक लेलैंड, फीनिक्स मिल्स, कजारिया, ये सारे नाम भी गोल्डमैन सैक्स को पसंद है और ये गोल्डमैन सैक्स को खरीदारी की राय दे रहे हैं इन स्टॉक्स पर। और पीएसयू जो सरकारी कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में बहुत चली हैं, उनमें सिर्फ 2 नाम गोल्डमैन सैक्स ने इस लिस्ट में शामिल किया है, वो है एनटीपीसी और पावर ग्रिड। तो जो उन्होंने न्यू एनर्जी और पावर सेक्टर की बात कही थी उस लिहाज से एनटीपीसी और पावर ग्रिड पर उन्होंने एक खरीदारी की राय दी है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत बुलिश रिपोर्ट आती हुई गोल्डमैन सैक्स की और भारत को सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा, ये की टेक अवे है। शुक्रिया आपका इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले की, जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोपी इतना मजबूत नहीं था जिसे पुलिस वाले काबू में नहीं कर सकते थे। पुलिस आरोपी के सिर के बजाय पैर या फिर हाथ में भी गोली मार सकती थी। कोर्ट ने सभी घायल पुलिस वालों की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बड़े सवाल उठाए हैं? देखिए दीपाली, इस पूरे मामले में जो बदलापुर रेप कांड का जो मुख्य आरोपित अक्षय शिंदे, उसका 23 तारीख को शाम को तकरीबन 6:15 से 6 के बीच में एनकाउंटर हुआ था पुलिस मुठभेड़ में। और उसमें ये पुलिस दावा कर रही थी कि जब अक्षय शिंदे को नवी मुंबई तलोजा जेल से जब बाहर ले जाया जा रहा था तो थाने की तरफ आते वक्त मुंब्रा बाईपास पे अक्षय शिंदे ने एक पीआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनी और उसने एपीआई के ऊपर फायरिंग की। 3 राउंड फायर किए, जिसमें एक राउंड जो है पीआई के पैर में लगे। उसी वैन में दूसरे जो पुलिस ऑफिसर थे संजय शिंदे, उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए और रिटेलिएशन में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर अक्षय शिंदे का परिवार शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था और उनका दावा था कि ये जो एनकाउंटर है वो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन डाला और पिटीशन के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में आज पहले दिन की हियरिंग में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और थाने पुलिस को काफी ज्यादा फटकार लगाई और बहुत कड़े सवाल किए। पहला सवाल ये था कि आखिरकार कोई क्रिमिनल जिसे गोली चलाने का कोई इतिहास न हो या फिर उसके ऊपर कोई मामला न हो फायर और वेपन्स का, वो अचानक कैसे किसी सर्विस रिवॉल्वर को लॉक खोल सकता है, उसे लोड कर सकता है, उसे फायर कर सकता है। ये 3 चीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस वाले से पूछा। दूसरा सवाल ये था कि अक्षय शिंदे, उसकी बॉडी बिल्डअप इतनी मजबूत नहीं थी कि जिसे 4 लोगों से हैंडल ना कर पाए। अगर उसने बंदूक निकाल कर फायर कर भी दिया तो उस वैन में उस समय मौजूद 3 और पुलिस वाले थे जो आराम से अक्षय शिंदे को ओवर पावर कर उसे पकड़ सकते थे। तीसरा सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर ठीक है, अगर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की और जो एपीआई संजय शिंदे था उसने जवाबी फायरिंग की, तो हमेशा पुलिस वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि जवाबी फायरिंग में आप जो सामने वाला एक्यूज है, जिससे आपको डर है कि वो आपको हमला कर सकता है, आप उसके पैर या फिर दूसरे ऐसे बॉडी पार्ट में गोली मार सकते हैं जिसमें वो घायल हो, उसकी मौत ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में जो एपीआई संजय शिंदे है, उसने अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सीधे सर पर गोली मारी है और वो गोली जो है वो सर के आर पार होकर क्रॉस हो गई। चौथा पॉइंट बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि इस पूरे मामले में जो गोली मिसिंग है, जो अक्षय शिंदे के सर में लगकर आर पार हो गई है, उसका खाली कारतूस कहाँ है उसे कोर्ट के सामने रखा जाए। 5वां पॉइंट उठाया है कि जिस समय अक्षय शिंदे तलोजा जेल से बाहर निकल रहा है और जहां पे पूरा हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है उस रूट की सारी सीसीटीवी फुटेज, या जेल की सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वैन जहां से क्रॉस हुई है वहां पे सरकारी और जितने प्राइवेट सीसीटीवी लगे हैं उन सब के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए। और सबसे अहम बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कही है कि इस पूरे मामले में जब अक्षय शिंदे का परिवार पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन या एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, तो अभी तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब पूरा मामला अक्षय शिंदे को एनकाउंटर मौत हो जाती है तो थाने पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 जिसमें अक्षय शिंदे ने गोली चले वो मामला दर्ज किया है और मामला फायरिंग का दर्ज किया है। तो उसमें जो परिवार है उसका कंप्लेन क्यों दर्ज किया है?
शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस है। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो उस स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर असली है या फर्जी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एनकाउंटर पर क्यों उठाए सवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात चुनावी दंगल की। हो रहा है 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें से 15 सीटें कश्मीर में जबकि 11 सीटें जम्मू संभाग में है। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान किया। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गंदरबल से उम्मीदवार हैं। वहीं नौशेरा से बीजेपी के उम्मीदवार रविंदर रैना ने भी मतदान किया। दोपहर 3 बजे तक कुल 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जम्मू में आज चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनी तो वो कश्मीर और जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को वहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज, भ्रष्टाचारी और बेईमान बताया। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनचाही और स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए भारतीय एयरटेल ने एआई बेस्ड नेटवर्क सॉल्यूशन की शुरुआत की है। किस तरह से ये पूरा नेटवर्क सॉल्यूशन काम करेगा, इस पर कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ये सॉल्यूशन आपने लॉन्च किया है, क्या फायदा होगा उपभोक्ताओं, कितने % तक आपको लगता है कि स्पैम रोकने में कामयाब होगा? जो हमारी जो सोल्यूशन है, हमने करीब 1 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे। हम 1.5 बिलियन एसएमएस डेली हम उसको देख रहे हैं हमारे कोर नेटवर्क में। 2.5 बिलियन कॉल्स डेली देख रहे हैं। करीब 250 पैरामीटर्स उसको रियल टाइम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 2 मिलीसेकंड्स तो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, बहुत बहुत जल्दी। एंड इसको हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स को आज रात से, मतलब कल से
जब ये स्पैम कॉल आएगा तो वो दिखेंगे उनको फ़ोन पे कि सस्पेक्टेड स्पैम है। तो इससे वी आर कॉन्फिडेंट कि कस्टमर्स का फ्रॉड भी कम होगा, क्योंकि वो जब दिख जाएगा सस्पेक्टेड स्पैम तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और फिर वो कॉल को भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि 99.5% स्पैम SMS हम आइडेंटिफाई करें सोल्यूशन से, करीब 97% स्पैम कॉल आइडेंटिफाई करें। इसका कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे यूजर्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी और रामेश्वरम तक सभी बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने फूड रेगुलेटर फसाई को अगले 45 दिनों में स्पेशल ड्राइव के तहत मंदिरों के प्रसाद की रैंडम सैंपलिंग और टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। घी और तेल से बनने वाले प्रसाद के सैंपल लिए जाएंगे। जांच 2 स्तरों पर की जाएगी, स्टेट लैब और फसाई की लैब में। आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ICMR ने एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल के खतरों के प्रति आगाह किया है। कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर एंटीबायोटिक क्यों बेअसर।